गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर टी कमचंद सिसोदिया। पॉलिटिकल साइंस में आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर में गांधीयन पीरियड में उनका तीसरा वाला जो आंदोलन आता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और गांधी जी का जो तीसरा आंदोलन आता है राष्ट्रीय आंदोलन में, वो है भारत छोड़ो आंदोलन। डेट फिक्स है इसकी 8 अगस्त 1942, क्योंकि एक दिन पहले प्रस्ताव पारित हुआ था। इस वजह से इसको 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। चलिए अपन क्रमबद्ध आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं राष्ट्रीय आंदोलन में घटित होती हैं और फिर आगे किस किस प्रकार की स्थितियां हैं वो इस राष्ट्रीय आंदोलन में जन्म लेती हैं। और फिर गांधी जी को ये तीसरा आंदोलन है वो अंग्रेजी सरकार या अंग्रेज़ों के सामने करना पड़ता है। अपन अध्ययन करते आ रहे थे सेविनावज्ञा आंदोलन है वो स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद में 1933 में अंग्रेजी सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया था और उस श्वेत पत्र के आधार पर ही 1935 का भारतीय शासन अधिनियम बना था। और इस भारतीय शासन अधिनियम में ये तय किया गया था कि जल्दी ही भारत में चुनाव होंगे और चुनाव के माध्यम से लोकतांत्रिक सरकारों का गठन होगा। भारत में 1937 में चुनाव हुए और कुल 11 राज्यों में और 8 राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों की सरकारें बनी और बाकी 3 राज्यों में भी मिलीजुली सरकारें इनका गठन हुआ था। तो ये कहा जा सकता है कि भारत के जो राज्य थे उनमें काफ़ी हद तक जो कांग्रेस है उसका वर्चस्व स्थापित हो गया था। नेक्स्ट बात आती है वायसराय द्वारा युद्ध की घोषणा। 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और ब्रिटेन अपने हितों को लेते हुए इस युद्ध से अलग नहीं जा सकता था। अतः भारत के वायसराय ने ब्रिटेन के आदेश पर एकाएक भारत में ना तो उन्होंने केंद्रीय विधानसभा से कोई प्रस्ताव पास करवाया, ना राज्यों के जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे उनसे किसी प्रकार का परामर्श लिया और ना ही हमारे भारत के जो राजनेता थे उनसे किसी प्रकार का परामर्श लिया। किसी से भी किसी प्रकार का परामर्श लिए बिना ही उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के भाग लेने की भी एकाएक घोषणा कर दी। जब भारतीय नेताओं ने वायसराय से जाना कि आपने बगैर परामर्श के लिए भारत को युद्ध में शामिल करने की घोषणा क्यों कर दी, जबकि इस युद्ध से तो भारत का कोई लेना देना नहीं है, तो वायसराय ने किसी भी प्रकार का कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। इसका एक परिणाम यह निकला कि जो 8 राज्यों के कांग्रेसी मंत्रिमंडल है उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और ब्रिटेन का साथ देने से, अंग्रेज़ों का साथ देने से उन्होंने मना कर दिया कि हम तो इस युद्ध में किसी भी प्रकार का कोई साथ नहीं देंगे। इसी को लेकर तात्कालिक वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने एक उपाय सोचा और उन्होंने एक अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को बनाया था और इसमें उन्होंने भारतीय जो नेता हैं उनसे ये कहा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है और इस कार्यकारिणी में भारतीय नेताओं को शामिल किया जा रहा है। लेकिन स्पष्टतः गांधी सहित अन्य नेताओं ने मना कर दिया कि हम अगस्त प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से शामिल नहीं होंगे, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में हम शामिल नहीं होंगे। जैसा मैं आपको सेविनावज्ञा आंदोलन में पढ़ा रहा था कि गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया और फिर गांधी जी ने ये कहा कि शायद अब कांग्रेस को मेरी आवश्यकता नहीं है, इस वजह से मैं कांग्रेस से अलग होता हूँ। तो गांधी जी हैं वो कुछ सालों के लिए इस राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रहे और जब इस प्रकार की स्थिति आ गई तो हमारे जो भारत के नेता थे उस समय, विशेषतः पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उनको ये लगा कि गांधी जी
के जाने से कांग्रेस भी कमज़ोर हुई है और इस प्रकार की स्थितियां भी हमारे भारत में उदित हो गई हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है, तो उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया कि गांधी जी आप आइए और इस जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके नेतृत्व को आप पुनः संभालिए। गांधी जी का आगमन होता है 1940 में और गांधी जी स्पष्ट कहते हैं कि अभी मैं किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन करूं उससे पहले मुझे अपने स्तर पर सत्याग्रह करना होगा और गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी इतना ही जो चढ़ाव है, इतना ही प्रभाव है वो भारत में पड़ा था और इस आंदोलन को भी ब्रिटिश शासन ने कुचलने की कोशिश की। प्रमुख राजनेताओं को गिरफ्तार किया, उनको जेल में डाल दिया, सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया, उनको जेल में डाल दिया। काफ़ी हद तक इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। जहाँ जहाँ सत्याग्रही थे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई और उससे काफ़ी हद तक इस जो ये आंदोलन है उसको कुचलने का प्रयास भी किया था। एक घटना होती है कि 1941 में अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर हिंद महासागर में स्थित था, उसके ऊपर जापान के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, उसको तहस-नहस करने की कोशिश की जाती है और जापान भी अब इस युद्ध में शामिल हो जाता है। इस युद्ध में पहले जर्मनी और इटली दोनों एक थे और सामने हैं वो ब्रिटेन, सोवियत संघ और इंग्लैंड, सोवियत संघ और चीन। ये तीनों के तीनों हैं वो युद्ध में एक साथ हो रहे थे, लेकिन जैसे ही पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ तो अमेरिका भी इस युद्ध के अंतर्गत शामिल हो गया। अब मित्र राष्ट्रों में 4 प्रकार के जो राष्ट्र हैं प्रमुख रूप से वो हुए थे। इसमें एक तो हुआ था ब्रिटेन, दूसरा हुआ था सोवियत संघ, तीसरा हुआ था फ्रांस और चौथा हो गया था अमेरिका। तो फिर इधर को जो धुरी राष्ट्र हैं उनमें 2 राष्ट्र पहले थे, लेकिन जापान भी 1941 में इसमें शामिल हुआ। तब धुरी राष्ट्रों में 3 राष्ट्र हो गए थे, एक तो जर्मनी हो गया था, एक इटली हो गया था और तीसरा हो गया था जापान। अब बात आ गई थी यहाँ पर तानाशाही, लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता की। ब्रिटेन, अमेरिका ये चाहते थे कि अगर दुनिया में लोकतंत्र और स्वतंत्रता को कायम रखना है तो हमें जर्मनी का डटकर मुकाबला करना ही होगा। इधर को जर्मनी है वो ये चाहता था कि इस युद्ध में किसी न किसी प्रकार से हमारी विजय होनी चाहिए। जब इस प्रकार की स्थिति आ गई तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से यह आग्रह किया कि जितना जल्दी हो सके आप सत्याग्रहियों को रिहा करें और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सत्याग्रही भारतीय जनता है उनका आप विश्वास प्राप्त करें, क्योंकि भारतीय जनता के विश्वास के बगैर हम इस युद्ध को किसी भी रूप में नहीं जीत सकते। और इसी को लेकर अंग्रेजी सरकार है उन्होंने सत्याग्रही की रिहाई करना शुरू कर दिया था। और फिर इसका एक परिणाम ये भी निकला कि जब जो प्रमुख सत्याग्रही रिहा हुए थे या प्रमुख राजनेता रिहा हुए थे तो फिर गांधी जी ने जो अपना सत्याग्रह उसका तात्कालिक समय पर स्थगन भी कर दिया था। और इसमें अंग्रेजी हुकूमत का ये भी कहना था कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा तो हम भारत को स्वतंत्रता दे देंगे। गांधी जी ने इसी प्रॉमिस के आधार पर इस सत्याग्रह का स्थगन किया था। और फिर भारतीयों में विश्वास जगाने के लिए बहुत जल्दी मार्च 1942 में अंग्रेजी शासन ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था। क्रिप्स मिशन के नेतृत्वकर्ता सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। वो मार्च 1942 में भारत आते हैं और अपनी एक योजना साकार करते हैं जिसको क्रिप्स योजना के नाम से जाना जाता है। मई 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स है वो अपनी योजना प्रस्तुत करते हैं। इस योजना में 2 प्रकार की बातें होती हैं, एक तो अंतरिम योजना होती है और एक दीर्घकालिक योजना होती है। अंतरिम योजना में ये कहा गया था कि जैसे युद्ध समाप्त होगा तो भारत को तुरंत प्रभाव से स्वतंत्रता प्रदान
कर दी जाएगी। और दीर्घकालिक योजना में ये था कि जब तक युद्ध रहता है तब तक भारत का सुरक्षा विभाग अंग्रेजी सरकार के पास में रहेगा। गांधी जी ने इस तात्कालिक अंतरिम योजना है उसको तो स्वीकार कर लिया, लेकिन ये जो दीर्घकालिक योजना है इसको गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया। और फिर गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन के बारे में ये कहा था कि क्रिप्स मिशन दिवालिया बैंक के नाम भविष्य में भुनने वाला चेक है। वापिस सुनिएगा, दिवालिया बैंक के नाम भविष्य में भुनने वाला चेक है। अर्थात इसका तात्पर्य ये था कि अंग्रेजी सरकार का दिवाला निकल चुका है और हमको वो ये कह रहे हैं कि आप अंतरिम योजना में ये ले लीजिए और दीर्घकालिक योजना में आपको सुरक्षा विभाग बाद में सौंप दिया जाएगा। अतः अब ये कब सौंप दिया जाएगा इसका कोई उन्होंने निश्चित नहीं किया। तो एक ऐसी बात हो गई कि अंग्रेजी सरकार रूपी दिवालिया वो बैंक का दिवाला निकल चुका था और फिर वो हमें एक ऐसा चेक दे रहे थे जो कि भविष्य में भुना जाएगा नहीं भुना जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इस वजह से क्रिप्स योजना है वो भारत में असफल होती हुई दिखाई दी। आइए हम थोड़ा सा यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन है इसके तात्कालिक जो कारण हैं उनको भी हम जानेंगे कि ऐसे क्या कारण हो गए थे जिससे भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास करना पड़ा और ये जो आंदोलन है इसकी शुरुआत करनी पड़ी। पहली बात आती है इसमें कि क्रिप्स मिशन की असफलता। जैसा भी अपन बात कर रहे थे कि क्रिप्स मिशन भारत आकर उन्होंने योजना प्रस्तुत की। उस योजना को महात्मा गांधी जी सहित भारतीय नेताओं ने जनता ने स्वीकार नहीं किया। तो क्रिप्स मिशन है वो एक का एक भारत को छोड़कर इंग्लैंड चला गया। अब यहाँ भारतीय नेताओं और गांधी जी का ये कहना था कि क्रिप्स मिशन भारत की समस्या का समाधान ही नहीं करना चाहता था। अगर वो समाधान करता तो भारत में रहकर, और हमने जो ऑब्जेक्शन लगाया था, जो हमको इस योजना में कोई चीज़ स्वीकार नहीं थी, उसे वो किसी भी रूप में ये देखता कि इसका और क्या निराकरण किया जा सकता है। लेकिन एकाएक क्रिप्स मिशन है वो भारत को छोड़कर चला गया और फिर इसका कोई जो निर्णय है वो भारत में नहीं निकला। आखिर में गांधी जी को ऐसा लगा कि क्रिप्स मिशन केवल एक दिखावे के लिए भारत आया। दूसरा जो इसमें कारण है वो है बर्मा में भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार। जो जापान है वो सिंगापुर, मलाया और बर्मा तक आ पहुंचा था। बर्मा में उन्होंने अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक कर दिया था। बर्मा में भारतीय भी रहते थे, भारतीय सैनिक भी थे, वहाँ पर भारतीय नागरिक भी थे। और जब बर्मा को छोड़कर अंग्रेज और भारतीय भारत आए, चूँकि जापान का आक्रमण हो गया, तो उस स्थिति में अंग्रेज़ों ने आने के लिए दो रास्ते बनाए थे। एक रास्ते से तो अंग्रेज आए, दूसरे रास्ते से भारतीय आए। तो फिर भारतीयों ने आकर ये कहा कि हमारे साथ में आवागमन में भी भेदभाव किया जा रहा है। गांधी जी को इस सूचना से बड़ा दुख हुआ और इसी को लेकर गांधी जी ने तात्कालिक वायसराय को अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। तात्कालिक वायसराय ने कार्यकारिणी परिषद के सदस्य मिस्टर अणे हृदयनाथ कुंजरू और मिस्टर डॉम को इसकी जांच के लिए भेजा और वास्तविक रूप में उन्होंने ऐसा पाया भी। तो इस सूचना को लेकर गांधी जी को बड़ा दुख हुआ कि आज भी अंग्रेज भारतीयों के सामने भारतीयों के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार करते हैं। तीसरा जो इसमें कारण आया वो है पूर्वी बंगाल में आतंक का राज्य। अंग्रेजों को धुरी राष्ट्रों के सामने लड़ना था और उनको ये पूर्वी बंगाल की ज़मीन है इसको सैनिक स्थल बनाना था। अतः अंग्रेज़ों ने पूर्वी बंगाल के जितने भी किसान और नाविक थे उनकी सारी की सारी ज़मीनें हैं उनको खाली करवा दिया और वहाँ पर अपने सैनिक अड्डों की स्थापना कर दी थी। यहाँ जितने भी जो नाविक थे वो सब बेरोजगार हो गए, किसान हैं उनकी आय का कोई जरिया नहीं रहा और वहाँ पर सैनिक अड्डों की स्थापना उन्होंने कर दी। अब ऐसी स्थिति में पूर्वी बंगाल के लोग कर क्या सकते थे, उनके सामने भूखे मरने की समस्या आ गई थी। इस घटना ने भी गांधी जी को बड़ा क्षुब्ध किया था। इस प्रकार का आतंक के राज्य को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। चौथी वाली जो इस
आती है कारणों में वो आती है दयनीय आर्थिक स्थिति। जब भी भारत में किसी प्रकार का युद्ध हुआ तो भारतीय कोष को उससे बहुत ज़्यादा क्षति हुई, और फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उस क्षति की पूर्ति के लिए भारतीयों के ऊपर नए नए कर स्थापित किए, वस्तुओं के दामों में वृद्धि की। अब यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हो गई और 1941 तक आते आते स्थिति ये बन गई कि जब भारतीय कोष के ऊपर भार पड़ने लगा तो अंग्रेजी सरकार ने भारत में वस्तुओं के दामों में वृद्धि कर दी। अब पहले ही तो भारतीय हैं वो अपने जो जीवन है उसको कैसे तैसे जी रहे थे, और जब वस्तुओं के दामों में वृद्धि हुई तो फिर वो वस्तुएं उनके जो पास पहले होती थी, हम ये कहें कि उनके नियंत्रण में थी, वो भी उनसे दूर होती हुई दिखाई दी। तो ऐसी स्थिति में भारतीयों को बड़े कष्ट का सामना करना पड़ा, और गांधी जी हैं उनको इससे भी ये लगा कि एक और तो अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती भारत को युद्ध में धकेला है, और दूसरी ओर उस युद्ध की क्षतिपूर्ति भी वो भारतीयों से ही करता है, जबकि भारतीयों का इससे कोई लेना देना नहीं था। नेक्स्ट जो रीजन आता है वो है जापानी आक्रमण का भय। जापान ने सिंगापुर के ऊपर आक्रमण किया, उसको जीत लिया। जापान ने मलाया के ऊपर आक्रमण किया, उसको जीत लिया। जापान ने बर्मा के ऊपर आक्रमण करके और उसको भी जीत लिया। और अब जापान ये क्यों जीत लिया उन्होंने? क्योंकि इन सभी जो देश थे उनमें अंग्रेजी हुकूमत थी, और जापान तो अंग्रेज़ों के सामने लड़ रहा था और उनको अंग्रेज़ों को पराजित कर रहा था। अब भारत में भी अंग्रेजी शासन था, इस वजह से जापान ने भारत के ऊपर भी आक्रमण करने की योजना बना ली थी। बर्मा से जो जापानी सेना है वो भारत की ओर बढ़ती है, और यहाँ गांधी जी हैं वो चिंतित होते हैं, और गांधी जी ये कहते हैं कि अगर अंग्रेज़ भारत को छोड़कर नहीं गए तो जापान भारत के ऊपर आक्रमण करने जा रहा है। अतः भारत और अंग्रेज़ हैं उन दोनों का ही लाभ इसमें है कि तात्कालिक रूप से अंग्रेज़ भारत को छोड़कर चले जाएं। भारत जापान का दुश्मन नहीं था, जापान भारत के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहता था, लेकिन भारत के ऊपर जापान आक्रमण कर रहा था। उसका एक मुख्य रीज़न ये था कि वो अंग्रेज़ों के लिए युद्ध कर रहा था और वो अंग्रेज़ों को खदेड़ना चाहता था। गांधी जी को ये डर था कि हो सकता है कि अंग्रेज़ भारत में पराजित हो जाएं, अंग्रेज़ को चले जाएं, और जापान जैसा तानाशाह राष्ट्र है उसका गुलाम फिर भारत बन जाए, तो एक ताकत तो छोड़कर जाए और दूसरी ताकत फिर इसको गुलाम बना दे। और महात्मा गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, इस वजह से उन्होंने जोर दिया कि अंग्रेज़ों को तुरंत भारत को छोड़कर चले जाना चाहिए। ये जो कारण हुए थे इनमें ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। अब महात्मा गांधी जी ने सोच लिया था कि हमें एक आंदोलन है वो अंग्रेजी हुकूमत के सामने जल्दी ही करना चाहिए। इसी को लेकर जो गांधी जी हैं उन्होंने वर्धा में एक बैठक बुलाई, और ये जुलाई 1942 में वर्धा बैठक हुई और वर्धा प्रस्ताव पास किया था। इस वर्धा प्रस्ताव में प्रमुख रूप से यही बात थी कि भारत का हित अंग्रेज़ों को भारत को छोड़कर चले जाने में ही है, ये प्रमुख बात थी। लेकिन अंग्रेज़ भारत को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इसी को लेकर वर्धा प्रस्ताव के उपरांत है वो 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया, और तिलक दिवस के साथ में ही प्रमुख नेता हैं उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम जल्दी ही एक आंदोलन है उसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इस आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने कहा था कि हम आग के साथ में खेलने जा रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उन्होंने कहा था कि हमको इस बार गोली लगने व तोप का डर नहीं होना चाहिए, हमको पूरी तरीके से आगे आ जाना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि इस बार का आंदोलन है वो बहुत भयानक होगा। इस प्रकार की जो अनाउंसमेंट है वो प्रमुख राजनेताओं के द्वारा है वो की गई थी। 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव जो पास होता है उससे पूर्व में
7 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होती है और इस कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव पास किया जाता है और उस प्रस्ताव से पहले गांधी जी 70 घंटे तक लगातार भाषण देते हैं और वो जो भाषण था वो ऐसा था जिसने अन्य भारतीय राजनेता हैं उनके अंतर मन में ऐसी ताकत उत्पन्न कर दी थी कि हमको अब की बार भारत को आज़ादी दिलवानी है और हमको किसी भी प्रकार से अब की बार भारत इस आंदोलन के द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान करवानी है। 7 अगस्त 1942 को एक बैठक होती है और इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, वो था भारत छोड़ो प्रस्ताव। इस भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास करने के बाद में सुबह जैसे ही होती है तो गांधी जी हैं वो ये भी कहते हैं कि इस आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले हमें तात्कालिक वायसराय महोदय से वार्ता कर लेनी चाहिए, लेकिन गांधी जी वायसराय से किसी भी प्रकार की वार्ता करते उससे पूर्व में ही भारत में गांधी जी को और श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं इनको गिरफ्तार करके पूना की आगा खां जेल में भेज दिया जाता है और जो विभिन्न और नेता थे जो नेतृत्व करता थे जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हम देखते हैं और भी अन्य नेता हैं उनको अहमदनगर दुर्ग के अंतर्गत बंद कर दिया जाता है और फिर सरकार के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है कि हमने प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार इस वजह से किया है कि इस भारत छोड़ो आंदोलन में ये प्रस्ताव में लिखा हुआ था कि रेल की पटरियों को तोड़ना है, तार और टेलीफोन की लाइनों को तोड़ना है और अगर हम नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में नहीं डालते तो सरकार की जो संपत्ति है उसको बहुत ज़बरदस्त हानि पहुंच सकती थी, जबकि इस प्रस्ताव में इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। गांधी जी ने अगस्त प्रस्ताव या भारत छोड़ो प्रस्ताव है इसमें एक नारा भी दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो, अर्थात अब की बार हमको या तो भारत की आज़ादी के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास करना चाहिए और अगर हम इस प्रयास में अगर हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो सही, लेकिन हमको किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटना चाहिए। और मैं आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आगे अपन अभी इसको यहीं स्टॉप कर दें और भी जो घटना हुई थी कि ये आंदोलन असफल रहा था, इस आंदोलन का महत्व क्या रहा था, उसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बात करूँगा, अध्ययन करवाऊँगा। अब देखते रहिएगा। धन्यवाद।